हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी लेबोरेटरी में डिफरेंट डिफरेंट कलर की ट्यूब्स यूज़ होती हैं। तो उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ट्यूब्स में कौन सा ब्लड लेना है या कौन से डिपार्टमेंट के लिए कौन सी ट्यूब जानी है और कौन सी ट्यूब में हमें कितने ml ब्लड लेना है और किस ट्यूब में हमारा कौन से वाले एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं या प्लेन ट्यूब होती है। उन सब के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, जो भी मतलब मेरे दोस्त हैं या मेरे भाई हैं जो लैब में काम कर रहे हैं, जिन्होंने DMLT या CMLT या BMLT या MLT किया है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाली है, क्योंकि लेबोरेटरी में हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ब्लड सैंपल हमें कौन सी ट्यूब में लेना चाहिए। तो उसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप आई एम श्योर कि आपने ये अगर पूरी वीडियो देख ली तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि लेबोरेटरी में हमें कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी ट्यूब यूज़ करना चाहिए। तो आइए फर्स्ट हम बताते हैं। जैसे जो अभी आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर की जो हमारी ट्यूब होती है या जिसको हम लेवेंडर कलर भी बोलते हैं। पर्पल और लेवेंडर सेम एक कलर का हमारा ट्यूब पे कैप लगा होता है, जिस ट्यूब को हम कहते हैं EDT ट्यूब। ठीक, EDT ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा 3.9 मिलीग्राम होता है। EDT ट्यूब जो होती है उसके अंदर हम देखते हैं हमारे एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं। उस जो एंटीकोएगुलेंट्स की वॉल्यूम होता है वो 3.9 मिलीग्राम होता है। और अगर हम उसमें बात करें कि ब्लड कितने ml ले सकते हैं, तो EDT के अंदर हमें 2 ml ब्लड लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं यूज ऑफ EDT ट्यूब। EDT ट्यूब का यूज कौन कौन से डिपार्टमेंट में होता है और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। EDT ट्यूब से हमारा CBC होता है, जिसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जो हमारा एक बेसिक टेस्ट होता है, जो हर एक डॉक्टर कोई भी पेशेंट की जब कंडीशन होती है तो सबसे पहले CBC टेस्ट कराया जाता है। फिर एक हमारा करते हैं ESR, एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, जो हम अपनी बॉडी का इन्फेक्शन चेक करने के लिए कराते हैं। फिर एक हमारा आता है HB, जो हमारा HbA1c ग्लूकोज, हमारा जो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए HbA1c टेस्ट करते हैं। और उसके बाद हमारा आता है एक ब्लड फिल्म, जो हम अगर ब्लड की पिक्चर देखते हैं, हमारे ब्लड में कोई भी अबनॉर्मलिटी है, उस कंडीशन में जब हम देखते हैं तो उसके लिए हम ब्लड पिक्चर बनाते हैं, जो हमारा EDT ट्यूब से बनता है। मलेरिया पैरासाइट भी हमारा EDT ट्यूब से होता है। रेटिकुलोसाइट काउंट जब हम करते हैं अबनॉर्मलिटी आने पे, तो वो उसके लिए भी हमारी EDT ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। और WBC काउंट के भी लिए सेम EDTA की रिक्वायरमेंट है। RBC काउंट के लिए भी हमें, प्लेटलेट काउंट के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉस मैच हमारा ब्लड बैंक के अंदर होता है, जहाँ पे हम डोनर का सीरम और पेशेंट का सेल मिलाते हैं। उस कंडीशन में भी हमें EDT ट्यूब की जरूरत होती है। और कूम्स टेस्ट भी हमारा ब्लड बैंक होता है, जहाँ पे हमारे इतनी जगह पे हमें EDT ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम टेस्ट करने जाते हैं उसके। फिर हम देखते हैं हमारा जो येलो टॉप की ट्यूब होती है, जिसको हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब कहते हैं। या आपने ये ट्यूब देखी होगी, इसमें क्या होता है, नीचे एक जेल होता है जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद RBC को सेटल कर लेता है और ऊपर हमारा सीरम आ जाता है। जो हम कहीं भी अगर सैंपल अपना ट्रांसपोर्टिंग में भेजते हैं तो वो हमारा हेमोलाइज होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, और हमारा जो सैंपल है वो RBC नीचे रहते हैं और हमारा सीरम ऊपर रहता है। इसमें हमारा सैंपल सेपरेटिंग हो जाता है प्रॉपर तरीके से। जो आपने देखा होगा, इसके दो साइज होते हैं, एक लंबी होती है और एक ये छोटी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ये जेल ट्यूब भी जिसको हम कहते हैं, और जिसको हम SST भी कहते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहते हैं और जेल ट्यूब भी कहते हैं। तो फिर हम जानेंगे कि इसके यूज़ क्या होते हैं। जेल ट्यूब से हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जेल ट्यूब यूज़ करते हैं, जैसे हमारा CRP हो गया, LFT हो गया, KFT हो गया, हमारा वायरल मार्क हो गया जिसमें हमारा HIV, SCB, HbA आएगा, हमारा लिपिड प्रोफाइल हो गया जो हमारी दिल की जाँच करते हैं हम, कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL के लिए, हमारा ट्यूमर मार्क हो गया, कोई भी हमारा ट्यूमर है, कैंसर है, उन सब के लिए भी हम इसकी रिक्वायरमेंट करते हैं। हमारा थायराइड टेस्ट के लिए भी हम हमारी SST वाली ट्यूब का यूज़ करेंगे। हमारा अगर ड्रग्स का लेवल हमें चेक करना होगा, उस कंडीशन में भी हम SS वाली ट्यूब यूज़ करते हैं। हमारा विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, RA फैक्टर है, इम्यूनोलॉजी वाली टेस्ट है, या फिर हमारा क्रॉस मैच जो मैंने ब्लड बैंक में आपको बताया था, उन सारे टेस्टों के लिए हमें जो हमारा है SST वाली ट्यूब की ज़रूरत होती है। अगर हम बॉडी का कोई भी हार्मोनेंस टेस्ट करने वाले हैं, या हम इम्यूनोलॉजी वाला कोई टेस्ट करने वाले हैं, या सीरोलॉजी वाले टेस्ट करने वाले हैं, उन सारे जो भी हमारे सीरम से टेस्ट होने
वाले हैं। सीरम के जितने भी टेस्ट होते हैं हमारी लेबोरेटरी में, उसके लिए हम सब में SST ट्यूब, जिसको हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब या जेल ट्यूब कहते हैं, इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो इसका जो अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें बड़ी वाली जो ट्यूब होती है लंबी वाली, उसमें हम 5 ml ब्लड लेते हैं, और जो हमारी छोटी वाली ट्यूब होती है उसमें 3 ml या 3 ml, 2.5 ml, 2 ml ऐसे हम ब्लड ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी ब्लू कलर की ट्यूब होती है, ब्लू टॉप की ट्यूब होती है, जो अभी आपके सामने है, सोडियम साइट्राइड हम इस ट्यूब को कहते हैं। और हम बात करें कि इस ट्यूब के अंदर कितने % सोडियम साइट्राइड होता है, तो 3.2% सोडियम साइट्राइड होता है। और इसमें अगर हम ब्लड की बात करें तो हम इसके अंदर 3.7 ml तक ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि एक हमारे एंटीकोएगुलेंट्स के लिमिट होती है कि हम इतने एंटीकोएगुलेंट्स में इतने ml को ब्लड को मिक्स करना चाहिए। अगर हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब भी हमारी रिपोर्ट अबनॉर्मल आ जाएगी, या फिर हमारा जब ब्लड कम होगा तो हमारे एंटीकोएगुलेंट्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें हमेशा सैंपल लेने से पहले ये चीज़ देख लेनी होती है कि हमारे एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उतना ही सैंपल लेना चाहिए, ना ही सैंपल कम हो और ना ही ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे सैंपल की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती है। अगर माना हमारा कोई भी एंटीकोएगुलेंट्स फॉर एग्जांपल अभी ये 3.2% है, ये 2.7 ml के लिए कंपेटेबल है। अगर हम इससे ज़्यादा ले रहे हैं तब हमारा ये जो 3.2% है, इससे ज़्यादा जब ब्लड चला जाएगा हमारा 2.7 ml वाला, तो हमारा जो सोडियम साइट्राइड वाली वैल्यूम है वो कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो अगर 2.7 से कम होगा तो हमारा सोडियम साइट्राइड की जो 3.2 की वैल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए यह हमेशा उसके हिसाब से लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि सोडियम साइट्राइड वाली ट्यूब से हम ब्लू टॉप की ट्यूब है जो उससे कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी हम बात करें तो वो हमारी क्लॉटिंग फैक्टर के लिए होती है, जैसे हमारा पीटी हो गया, प्रोथ्रोम्बिक टाइम हो गया, या फिर एपीटीटी हो गया, या डी डाइमर हो गया। इन टेस्ट के लिए हम सोडियम साइट्राइड वाली ट्यूब यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम ग्रे टॉप वाली ट्यूब जिसको हम सोडियम फ्लोराइड ट्यूब कहते हैं, या हम शुगर वाली ट्यूब भी कहते हैं, या ग्लूकोज वाली ट्यूब भी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सोडियम फ्लोराइड 3 मिलीग्राम होता है, और 3 मिलीग्राम के साथ जो हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो 2 ml तक हमें ब्लड लेना चाहिए। यानी कि सोडियम फ्लोराइड के अंदर 3 मिलीग्राम सोडियम साइट्राइड होता है, और इसमें हमें ब्लड 2 ml लेना चाहिए। हम बात करें इसके अगर टेस्ट की, हम इससे कौन कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, तो ग्लूकोज में हमारे 3-4 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा ब्लड शुगर फास्टिंग हो गया, ब्लड शुगर पीपी हो गया, हमारा GGT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो गया, और हमारा रैंडम ब्लड शुगर हो गया। ये सारे हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे रेड टॉप ट्यूब। रेड वाली ट्यूब जिसको हम प्लेन ट्यूब भी कहते हैं, जिसके हम अंदर कहते हैं कोई भी एंटीकोएगुलेंट या कुछ भी नहीं होता है, जो एकदम प्लेन ट्यूब होती है, जिसको हम रेड कलर का ट्यूब कहते हैं, जिसको प्लेन ट्यूब कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके यूज़ की, तो जहां पर हमारे जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारी SST ट्यूब यूज़ होती है, सेम हमारी रेड वाली ट्यूब का भी वही काम होता है। ये ट्यूब भी हमारे उन डिपार्टमेंट में यूज़ हो सकती है। इसके अंदर कोई भी एंटीकोएगुलेंट्स नहीं होता है, जो भी हमारा ब्लड है वो सेपरेट हो जाता, हमारे RBC सेटल डाउन हो जाते हैं, और हमारा सेंट्रीफ्यूज करने पर हमारा सीरम ऊपर आ जाता है। इस वाली ट्यूब की कंडीशन क्या होती है, अगर वो थोड़ा हिल जाए तो हमारा जो RBC है वापस से ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और इस वाली ट्यूब में जो हमारी SST है, एक बार अगर हमारा सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो गया और हमारे RBC सेटल डाउन हो गया, हमारा जेल ऊपर आ गया, उसके बाद हम कितना भी हिलाएं या कुछ भी करें, हमारा ब्लड में RBC मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन हमारी प्लेन वाली ट्यूब में ये कॉस्टली होती है, ये थोड़ा कम कॉस्टली होती है। अगर हम इस ट्यूब की बात करें तो इसमें अगर एक बार हमने सेंट्रीफ्यूज किया, हमारा सीरम ऊपर आ जाता है, RBC नीचे चले जाते हैं। उसके बाद जब भी ट्यूब थोड़ी हमारी हिल जाती है हाथ से कोई टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा वापस से RBC सीरम में मिक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए इसका हम जो यूज़ करते हैं, तो सेम बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में और ब्लड बैंक में हम क्रॉस मैच करने के लिए जो हमारे इतने सारे टेस्ट SST वाली ट्यूब से हो रहे हैं, सेम हम ये अपनी प्लेन वाली ट्यूब से ये सारे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक टॉप ट्यूब की जो ब्लैक वाले टॉप ट्यूब, ठीक, उसके अंदर होता है सोडियम साइट्राइड। इसका जो सोडियम साइट्राइड की वॉल्यूम होती है वो 3.8% होती है।
ब्लैक वाली जो हमारी ट्यूब होती है जिसको हम ESR वाली ट्यूब कहते हैं, इसके अंदर सोडियम साइट्राइट का जो कंटेंट होता है वो 3.8% का होता है। और अगर हम बात करें कि हमें इसमें कितना ब्लड लेना चाहिए, तो हमें इसमें 1.6 ml तक ब्लड लेना चाहिए। अगर हम इसकी बात टेस्ट करें, अगर यूज़ हमारा क्या होगा ब्लैक वाली ट्यूब का, तो इसका यूज़ में हमारा ESR आएगा जो हम वेस्टर्न ग्रीन मेथड से करते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन टॉप वाली ट्यूब जिसको हम सोडियम हेपेरिन वाली ट्यूब कहते हैं। सोडियम हेपेरिन वाली ट्यूब्स के अंदर हम देखेंगे हमारा सोडियम हेपेरिन कितना होता है ग्रीन टॉप ट्यूब के अंदर, तो 75 यूपीएस यूनिट 75 यूपीएस यूनिट्स हमारी ग्रीन वाली जो हेपेरिन वाली ट्यूब होती है उसके अंदर हेपेरिन वाला सॉल्यूशन होता है। इसकी हम ब्लड की बात करें तो इसमें हम 4 ml तक ब्लड लेना चाहिए। अगर हमारा 4 ml से ब्लड कम होगा तब भी हमारे टेस्ट में वेरिएशन आ सकता है, या हमारा 4 ml से ज़्यादा होगा तब भी वेरिएशन आ सकता है। इसकी हम अगर टेस्ट की बात करें, यूज़ हम ट्यूब का बात करें, तो हमारा अमोनिया या इंसुलिन या हमारा टीबी गोल्ड, ये हमारे जो टेस्ट हैं वो सोडियम हेपेरिन वाली ट्यूब से करेंगे। फिर आपने देखा होगा एक हमारी सेम मतलब एकदम जैसे प्लेन ट्यूब होती है, ये हमारी लाल टॉप की होती है। एक वाइट वाली ट्यूब जो अभी आप देख रहे हैं, वाइट ढक्कन की एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। जैसे हमने प्लेन में सैंपल लिया पेशेंट का और हमें सैंपल कहीं बाहर भेजना है बड़ी लैब पे, तो हम क्या करते हैं, प्लेन वाली ट्यूब से सीरम को सेपरेट करके वाइट वाली ट्यूब में, जो हमारी सेपरेटिंग ट्यूब होती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, एकदम प्लेन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सीरम है वो हम सीरम रेड वाली ट्यूब से ट्रांसफर करके इसमें सेपरेट करके पैक करके भेज देते हैं, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टिंग में सैंपल मिक्स ना हो। और ये वाली ट्यूब से हम कभी भी सैंपल ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे हेमोलाइज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका जो हमारा सीरम होगा, हम सेपरेटिंग वाइट टॉप वाली ट्यूब में अपना सैंपल ट्रांसफर करके, और हम अपने मतलब पेशेंट का जो भी सैंपल हमने लिया है थायराइड के लिए, जिसके भी लिए, वो हम आगे बड़ी लैब में भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारी जो भी लेबोरेटरी में कॉमन एक ट्यूब होती है जो हर एक लैब टेक्नीशियन यूज़ करता है, उसके बारे में मैंने आज आपको बेसिक बताया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद हम जानेंगे, एक होता है फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी का मतलब होता है जो भी हमने ब्लड कलेक्ट किया या जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया उसको हम कहते हैं फ्लेबोटॉमी। और जो करता है, जो करने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेबोटॉमिस्ट, ठीक। जैसे अभी यहाँ पे कुछ काम हो रहा है वो हमारा हो गया फ्लेबोटॉमी, और जो कर रहा है वो होता है फ्लेबोटॉमिस्ट, जो हमारे कलेक्शन सेंटर के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेबोटॉमिस्ट या फ्लेबोटॉमी बॉय, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आप कलेक्शन सेंटर में जॉब कर रहे हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आपको ये बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कि ये कौन सी ट्यूब में कौन सा एंटीकोएगुलेंट्स होता है, कितने ml ब्लड लेना चाहिए, और कितने ml ब्लड के साथ हमारा कितना एंटीकोएगुलेंट्स मिले हुए होते हैं। और अगर जो भी हमारा EDTA वाली ट्यूब से, जैसे हमने EDTA वाली ट्यूब में जब अपना सैंपल लेंगे तो हमें 2 ml सैंपल लेना है, जो हमारा 3.9 मिलीग्राम सॉल्यूशन मिला है। तो इसको हमें कम से कम 8 से 10 बार ट्यूब को रोटेट करना है, ताकि जो भी हमारे एंटीकोएगुलेंट्स हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएं, चाहे वो हमारा सोडियम साइट्राइड हो, हमारा हेपेरिन हो, या फिर सोडियम फ्लोराइड हो, या हमारा सोडियम साइट्राइड ब्लैक वाला हो। इन सारी जो भी एंटीकोएगुलेंट वाली ट्यूब्स में है, इनको हमें ब्लड को लेके मिक्स कर देना है, ताकि जो भी हमारा ट्यूब्स के अंदर सॉल्यूशन है वो प्रॉपर ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसमें मिक्स हो जाए। और बाकी जो हमारा प्लेन ट्यूब है और हमारा ये सेपरेटिंग वाली ट्यूब है और ये वाली ट्यूब है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मिक्सिंग की, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट करना है। और इनमें जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं इसमें, ताकि जो हमारे एंटीकोएगुलेंट्स है वो ब्लड को क्लॉट ना होने दें। एंटीकोएगुलेंट्स हम उन्हीं को कहते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट ना होने दें, और जो भी हमारा ब्लड्स है वो एंटीकोएगुलेंट्स की वजह से क्लॉट नहीं होता है। और यहाँ पे हमारे एंटीकोएगुलेंट नहीं होते हैं तो हमारा येलो ट्यूब में भी क्लॉट होगा, प्लेन ट्यूब में हमारे एंटीकोएगुलेंट नहीं होते, यहाँ भी हमारा क्लॉट होगा, और इसमें तो हमें सीरम ही सेपरेट करना है। तो आई होप फ्रेंड्स आज आपको सारी ट्यूब्स के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। फ्रेंड्स, जो भी हमारी बेसिक जानकारी रहेगी हम सारी लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग इस अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट देते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।